हेलो, दिस इज़ ऑफिशियल शुभांग 03 यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के फर्स्ट वीडियो पे। आज का टॉपिक है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हाउ ब्रिटिश वॉज बिल्ड देयर एम्पायर इन आवर कंट्री। और अगर अंग्रेज ना होते हमारे इस देश में तो आज इंडिया का क्या होता और वो कैसे आगे बढ़ गए इतना। आइए जानते हैं इस वीडियो पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले कई सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी इस कंट्री में आई थी बिजनेस के पर्पज़ से, ट्रेड के पर्पज़ से। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस करना अलग अलग चीज़ों का। तो ब्रिटिश से पहले हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी। तो ब्रिटिश के एक्सपेंशन से पहले हमें कुछ स्टोरीज जानना होगा पोर्टुगीज़ और डच के बारे में। तो पोर्टुगीज एक यूरोपियन कंट्री है, जैसा कि आप प्रीवियसली कई सारे अपने टेक्स्ट बुक पे ऐसा पढ़ा होगा कि पोर्टुगीज आए थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। पोर्टुगीज का जो एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वास्को डी गामा, जिन्होंने सी रूट को फाइंड किया था। वास्को डी गामा इंडिया में आए थे बिजनेस के पर्पज़ की वजह से 1498 में, और उन्होंने सबसे पहले कैलिकट पोर्ट पे हमारे भारत में आए थे, जहाँ पे उनको किंग जोरवरीन मिले थे और वो कई वक्त तक यहाँ पे रहे थे और कई सारे हमारी ऐसी चीज़ें इंडिया से ले गए थे अपने कंट्री में, जैसे स्पाइसेस, कुछ टेक्सटाइल्स। स्पाइसेस में वो इलायची लेके गए थे और कई सारी ऐसी चीज़ें लेके गए थे जो उनके कंट्री में नहीं होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री का एक्सपेंशन हमारे कंट्री में बढ़ रहा था बिजनेस के पर्पसेस से। वास्को डी गामा वापस अपने कंट्री में गए, उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक कंट्री है ईस्ट में, क्योंकि यूरोपियन साइड से हमारा जो कंट्री है वो ईस्ट में ही है। आप अगर मैप में कभी देखेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो आपको ज़रूर ये चीज़ दिखेगी उसके अंदर। तो वास्को डी गामा जो थे वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते के थ्रू होके आए थे, जो आज की डेट में साउथ अफ्रीका में है। उन्होंने वहाँ पे ब्रेक लिया था और वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिले थे। उन व्यक्ति का नाम है अहमद इम माजिद, जो एक भारत के गुजरात के रहने वाले थे, जिनका काम था हमारे इंडिया की कई सारी चीज़ों को बाहर के दूसरे देशों पे प्रचार करना और वहाँ से व्यापारी ढूंढ के लाना। वह उन्हीं में से एक थे। अब आइए आगे जानते हैं कि कैसे कैसे ब्रिटिश की बात आई, ब्रिटिश क्यों इतना एक्सपैंड कर गया। कई सारे अच्छे रिलेशंस बन चुके थे हमारे पोर्टुगीज के कारण, क्योंकि वो कई सारे ऐसे बिजनेसेस यहाँ कर रहे थे। यहाँ से वो प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, सामान लेके जाते थे और अपने कंट्री में बेचते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा जो यहाँ से जितने भी सामान लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे 60% पे वो अमाउंट पे वो जाके सामान वहाँ बेचे थे। मतलब 60% से ज़्यादा, जो सपोज दैट अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये है तो वो अपने कंट्री में उसी प्रोडक्ट को जाके 60% ज़्यादा दाम में 60 रुपीज़ में जाके उन्होंने बेचा था वहाँ पे। तो कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने कंट्री में बेचा और धीरे धीरे वहाँ पे ट्रेडिंग मार्केट शुरू हुआ। इसी को देखते देखते जब हमारे प्रोडक्ट्स के पोर्टुगीज में जब चर्चाएँ आगे बढ़ रही थी, कई सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे और जानना चाहते थे कि कहाँ से ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में आ रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से प्रोडक्ट जाता था यूरोप में, पोर्टुगीज़ में और अलग अलग कंट्रीज़ में सप्लाई होता था, तो वहाँ के लोग ये जानना चाहते थे कि कहाँ से ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ से इतने व्यापारी लोग यहाँ से व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि पोर्टुगीज भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बिक रहे थे, इतने प्रॉफिट्स को देख के लोगों के मन में आ रहा था। इसी से फिर आगे शुरुआत होती डच की। डच आज का नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स के जो लोग थे उनके मन में भी आया है कि पुर्तगाली कहाँ से ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो जो उनका रेगुलर रूट था हमारा पुर्तगाल और इंडिया के जो ट्रेडिंग रूट्स थे उस पर डचों ने फोकस किया और वो भी हमारे इंडिया पे है। लेकिन उनका फोकस स्पाइसेस पे, इंडिगोस पे नहीं था, उनका फोकस था टेक्सटाइल्स पे, कॉटन पे। वो कपड़ों को ज़्यादा आगे प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली यूरोप पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे
क्रॉपिंग नहीं हो सकता है, मतलब कॉटन को नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है या तो बहुत ही ज़्यादा अलग वेदर होता है। इस वजह से वहाँ पे कॉटन की खेती नहीं हो पाती थी। इस कारण से वो इंडिया आना चाहते थे। यहाँ से हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते थे, कॉटन्स होते थे, टेक्सटाइल, यहाँ से ले जाके अपने कंट्री में उसको फिनिश गुड में तब्दील करते थे और अलग अलग जगह बेचते थे, इंडिया में आके बेचते थे। यही सब चीज़ों से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा था। आइए आगे बात करते हैं ब्रिटिश कैसे आई। जैसे डच पुर्तगाल को देख के आगे बढ़ रहा था हमारे इंडिया पे, उसी तरह ब्रिटेन में भी सेम यही चीज़ हुआ था। ब्रिटेन के भी मन में आने लगा कि ये सारी जो डच इतना प्रोग्रेस कर रहा है, पुर्तगाल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो ब्रिटिश के मन में भी चीज़, क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त एक पावरफुल यूरोपियन कंट्री हुआ करती थी, जो कि आप आगे आने वाले स्टोरीज़ में वर्ल्ड वॉर 1 में जान सकते हैं कि अलायंसेस फोर्सेस थे, उसमें ब्रिटिश भी एक था। ब्रिटिश एक पावरफुल कंट्री थी। उन्होंने भी सेम ये चीज़ किया। उन्होंने वहाँ से जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने अपने कंट्री में चार्टर पास किया था। इंडिया में बिजनेस करने का उनको 15 साल का परमिशन दिया गया था कि आप जाइए और वहाँ पे बिजनेस करिए। तो वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन्स थे वो इंडिया आए, 1600 में आए थे, और उनके कंपनी का नाम रखा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी का नाम ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने रखा, ये कंपनी पहले भी थी। जो डच आई थी, डच ने भी अपने कंपनी का नाम यही रखा था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको भी कुछ वक्त के परमिशंस थे इंडिया में। और उससे पहले जो पोर्टुगेज आई थी, उनके भी कंपनी का नाम यही था, पोर्टुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट नाम इसलिए रखा क्योंकि जो इंडिया है वो उनके कंट्रीज से हमारे ईस्ट साइड पे पड़ता है, इस कारण से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो सबसे पहले पोर्टुगेज ने इसका नाम रखा गया था, और इसी तरह ये नाम आगे बढ़ता चला गया। सिर्फ कंट्रीज ने अपना नेम को उसमें इंक्लूड कर दिया, लाइक डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे आने वाले स्टोरी में आप पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। ओके, तो ब्रिटिश जैसे ही हमारे इंडिया में आते हैं, 1600 में वो अपनी कंपनी लेके आए थे, और चार्टर्ड एक्ट, और उनके पास चार्टर तो था ही, उनके पास परमिशन तो था ही, बट वो हमारे सूरत में कारखाना अपना लगाना चाहते थे। बट उनको यहाँ से परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त ये जो यहाँ के पावरफुल एम्परर थे वो थे जहांगीर, और जहांगीर से उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। जहांगीर बार बार रिफ्यूज़ कर देते थे कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं देंगे यहाँ पे कोई भी फैक्ट्रीज खोलने की। ब्रिटिश कई सारी चीज़ें से कहते थे कि पोर्टुगेज भी तो आए हैं, डच भी आए हैं, बट फिर भी जहांगीर के द्वारा उनको परमिशन नहीं मिल रहा था। फिर ब्रिटिश अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव थॉमस रो एंड कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को भेजते हैं जहांगीर के दरबार पे शाही फरमान लेने के लिए। शाही फरमान क्या है? शाही फरमान एक परमिशन है जो उनके टेरिटरी पे बिजनेस करने का परमिशन उसमें मिलता। जहांगीर से काफ़ी सारी बातें हुई थी, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस पे तो सब चीज़ मनी सेल्स पे रहता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत सारा टैक्स देंगे, इसके प्रति आप हमें सूरत में अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का परमिशन दीजिए, हम कई सारे आपको उसके टैक्स देंगे और कई सारी चीज़ों का बेनिफिट भी होगा आपको। जहांगीर ने भी सोचा कि बहुत अच्छा ऑफर है, टैक्स मिलेगा, तो उन्होंने 1608 में ब्रिटिश को परमिशन दे दिया। व्यापार की वजह से उन यूरोपियन देशों में कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ने लगा था, और कंपटीशन को हराने का एक ही उपाय था कि वे सभी एक दूसरे को हराएं और अपनी मोनोपोली या सिर्फ अपने रूल को या पावर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करें और एक्सपेंड कर सकते थे। मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए उन लोगों ने कई सारे बैटल्स लड़ने शुरू किए। जैसे ब्रिटिश आ चुके थे, उन्होंने देखा कि पहले से यहाँ पोर्टुगेज हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, तो ब्रिटिश को लगा कि यहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन हमें फेस करना पड़ेगा। ब्रिटिश जैसे यहाँ पे आते हैं शाहजहाँ के दरबार में, वो वहाँ से परमिशन लेना चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें वहाँ से एक शाही फरमान मिल जाए भारत के वेस्ट साइड पे या ईस्ट साइड पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन जैसा कि हम स्टोरीज में पहले हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि उनको परमिशन नहीं मिलती है, काफ़ी साल तक वो लगे रहते हैं, और आखिरी में जाके थॉमस रो एंड कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है ब्रिटिश की तरफ से, जिनको शाही फरमान मिल जाता है सूरत पे ट्रेड करने के लिए। और धीरे धीरे ब्रिटिश भी अपने ट्रेड को यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे थे, और वे चीज़ समझ चुके थे
कि अपने ट्रेड को यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी कंपनी यहाँ पे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और ये चीज़ पता था ब्रिटिश को कि अपने पावर को यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कई सारे बैटल्स लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि वो सभी लोग आपस में पावर को शेयर करके अपने बिजनेस को आगे रन अप नहीं करना चाहते थे। मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए वे लोग बैटल्स लड़ने लगे, फाइट करने लगे। उन चारों कंपनीज को सिर्फ अपने पावर इस्टेब्लिश करनी थी, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, सबको अपने सिर्फ पावर इस्टेब्लिश करनी थी। इंडिया में तभी सभी इंडिया के रिसोर्स को यूज करना चाहते थे अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनका पर्पस ही यही था कि इंडिया से प्रोडक्ट्स को चीप रेट में खरीदना है और यूरोपियन मार्केट्स में उसको हाई प्राइस में सेल करना है। जैसे कि हम लोग जान ही चुके थे कि वास्को डी गामा आए थे, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, वो यहाँ से कई सारे प्रोडक्ट्स लेके गए थे, लाइक स्पाइसेस, कॉटन, क्लोव्स, कई सारी ऐसी चीज़ें लेके गए थे। और अपने यूरोप में या पोर्टुगीज में उन्होंने 60% प्रॉफिट में उसको बेचा था। सपोज दैट कोई भी प्रोडक्ट का अगर कोई एक्स अमाउंट है, उस अमाउंट पे 60% एक्स्ट्रा लगा के उन्होंने अपने कंट्री में सेल किया था, जिसकी वजह से मार्केटिंग काफ़ी बढ़ रही थी। अब हुआ क्या कि बैटल्स होने लगे। बैटल्स का रिजल्ट यही निकला कि ब्रिटिश ने बैटल्स को जीत लिया, पोर्टुगीज और डच को हरा दिया। और इस बैटल्स के रिजल्ट्स को देखने के बाद फ्रेंच भी धीरे धीरे रिफ्यूज़ कर गए इंडिया से और वापस चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने तीनों कंपनियों को, पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच को लगभग हरा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश एक बहुत पावरफुल आर्मी थी। ब्रिटिश के पास बहुत सारे ऐसे मशीन्स थे, वेपन्स थे और बहुत लार्ज रूप में उनके पास आर्मी थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने सारे वॉर्स को जीत लिया और ब्रिटिश एक पावरफुल ट्रेड कंपनी बन के इंडिया में निकलती है। अब ब्रिटिश का अगला प्लान क्या था? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त का एक बहुत सिंपल रूल था कि जो आगरा, दिल्ली, बंगाल या सेंटर प्लेसेस ऑफ इंडिया पे जो कंट्रोल अपना बना लेता था, उसी का पावर होता था, या वही सुल्तान कहलाता था, या उसी का एम्पायर बनता था। ब्रिटिश ने बंगाल में धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त पे जो बंगाल था, कोलकाता था, उस वक्त पे सी रूट होने के वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी और धीरे धीरे बिजनेस वहाँ पे करना वो स्टार्ट कर दिए थे। ब्रिटिश ने विलियम फोर्ट बनाया अपने सेफ्टी के लिए। विलियम फोर्ट क्या है? विलियम फोर्ट एक फोर्ट है जो ब्रिटिश अपने सेफ्टी के लिए या अपने काम करने के लिए एक ऐसा फोर्ट बनाया था जहाँ से वो काम कर सकें, ट्रेडिंग कंपनीज को चला सकें। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इतने सारे बैटल जीतने के बाद ब्रिटिश अपने ट्रेडिंग राइट्स का मिसयूज़ करने लगे थे। पावरफुल होने की वजह से और बैटल्स को जीतने की वजह से वह यह सोचने लगे थे कि पूरे इंडिया पे वो कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करने का प्लानिंग करने लगे। और उन्होंने सोचा कि इंडिया के जितने भी रिसोर्स हैं उसको लूट लेना है और अपने यूरोपियन मार्केट में बेचना है और पैसा कमाना है हाई प्राइस पे। यही चीज़ों को देखते हुए बंगाल के एक नवाब थे सिराज उद दौला, जिन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश को मना कर दिया कि आप बंगाल में आप अपने ट्रेड को मत करिए। ब्रिटिश को जैसे ही चीज़ पता चला कि बंगाल के नवाब ने मना कर दिया है उनको बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक बैटल कर लेते हैं, जिसका नाम आगे जाके बहुत फेमस हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। सिराज और दौला ने बोला ओके, मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ। सिराज ने अपनी आर्मी के साथ और अपने कमांडर मीर जाफर के साथ 1757 में ब्रिटिश के साथ बैटल ऑफ प्लासी किया, जिसमें कि ऑब्वियसली बात थी कि ब्रिटिश इतने पावरफुल थे, जिसमें सिराज उद दौला की हार हो जाती है और ब्रिटिश सिराज उद दौला को मार देते हैं, उनकी मृत्यु कर देते हैं बैटल के दौरान। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी में जो सिराज उद दौला रहते हैं वो ब्रिटिश को मना कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैटल ऑफ प्लासी 1757 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें हमें पता चलता है कि सिराज उद दौला अपने कमांडर मीर जाफ़र के साथ बैटल में लड़ते हैं
बट ब्रिटिश आर्मी के पास बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के वेपन होने की वजह से और एक लार्ज स्केल में ब्रिटिश आर्मी होने की वजह से और बहुत सारे सोल्जर होने की वजह से सिराजुद्दौला उस बैटल को हार जाते हैं। और इस बैटल का रिजल्ट यही निकलता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, और ब्रिटिश एज अ पपेट नवाब मीर जाफ़र को वहाँ बना देते हैं। और उससे भी सेम यही चीज़ कहते हैं कि आप ही यहाँ के नवाब रहेंगे, लेकिन आप हमको यहाँ का टैक्स देते रहिएगा। आगे जाके जो मीर जाफ़र होते हैं वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको टैक्स देना बंद कर देते हैं। ब्रिटिश उनके इस बिहेव की वजह से काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहते हैं और मीर जाफ़र को नवाब के पद से, पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनके सन इन लॉ मीर कासिम को एक नया नवाब अपॉइंट किया जाता है बंगाल का। कुछ वक्त बीतने के बाद जो मीर कासिम थे वो धीरे धीरे अपने कनेक्शंस को ब्रिटिश के साथ साइड करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे उनके साथ भी सेम वही चीज़ थी, वो भी धीरे धीरे टैक्स देना ब्रिटिश को बंद की, क्योंकि ब्रिटिश का रूल यही था कि जो भी नवाब बनेगा भले आप वहाँ के कमांडर रहिए लेकिन आपको टैक्स देते रहना। मीर कासिम भी यही करते हैं। मीर कासिम भी धीरे धीरे उनकी बात को रिफ्यूज़ करने लगते हैं ब्रिटिश की और वह मुग़ल किंग शाह आलम की हेल्प लेते हैं और उनकी आर्मी के साथ और अपनी आर्मी के साथ ब्रिटिश के साथ एक और बैटल छेड़ देते हैं, क्योंकि ये अब एक ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। क्योंकि जो नवाब से वो ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करना चाहते थे और ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि हम पूरी इंडिया को कैप्चर करके रहेंगे। एक और बैटल बहुत ज़्यादा फेमस होता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, जिसका रिजल्ट यही निकलता है कि बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफ़र और मीर कासिम जो रहते हैं, उनकी जो भी आर्मी रहती है, वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। बक्सर जो है वो आज के डेट में बिहार में है और ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ये 1764 में हुआ था और इसका भी यही रिजल्ट निकलता है कि बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम और शाह आलम फर्स्ट जो थे, इनकी फ़ौज बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और ब्रिटिश अब एक बहुत ज़्यादा सोल पावरफुल कंपनी बन के निकलती है, क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे, इसके अलावा वह यूरोपियन कंट्री से बैटल जीत चुके थे। अब उनका पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वो अच्छा खासा इस साइड के एरिया पे हमारे कब्जा कर चुके थे और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना चुके थे। और अब उनका जो विलियम फोर्ट था उस पर वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स को, स्टाफ्स को अपॉइंट कर लेते हैं, पॉलिटिशियंस को अपॉइंट कर लेते हैं और अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे वो दूसरे स्टेट्स में भी अपना इंटरफेयर करने लगे थे। वो दूसरे स्टेट के मैटर पे इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करने लगे थे, अपने डिसीजन देने लगे थे, अपने फोर्सफुली अपने ब्रिटिश किंगडम को उनके किंगडम के साथ मर्ज करने के लिए वहाँ के किंग्स को फोर्स करते थे और वहाँ पे अगला राजा कौन बनेगा, कौन होगा, ये भी अब ब्रिटिश डिसाइड करने लगे थे। इस कहानी के फर्स्ट पार्ट का यही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटिश अब एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री बन के निकल रही थी। इसके अलावा स्टोरी हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम एंग्लो मैसूर वॉर और कई सारे ऐसे वॉर के बारे में जानेंगे जहाँ से ब्रिटिश पूरी इंडिया पे कब्जा अपना बना लेते हैं। आपका इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे इस वीडियो पे और हमारे चैनल पे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे पिन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिशियल शुभांग 03 के चैनल पे बने रहने के लिए। आपका समय मंगलमय हो।